नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करते हैं जीएस पेपर 4 इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नाउ द टॉपिक इज डिफरेंट हियर एज वी हैव कंप्लीटेड द गांधीयन थॉट्स इन द अर्लियर लेक्चर। सो नाउ लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम अभी पहले तो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली इन सब लीडर्स, देन वन बाय वन लीडर आएंगे जो अपहोल्ड किए उन लोगों ने। ह्यूमन वैल्यूज तो बेसिकली कॉमन ही होनी चाहिए, लेकिन वो है क्या, ठीक है, जिसको आंसर्स में आप लिख भी पाओ। तो हम आगे देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं। ह्यूमनिज्म प्लेसेस मैन एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन इन फिलोसॉफी, मॉरल्स एंड ह्यूमैनिटीज। डेफिनेटली यही तो है, इसके लिए तो सब चल रहा है। मैन इज अ बी ऑल and all of all things. Also, man is a measure of all the things. क्या है ना कि जो भी चल रहा है, who is at the center, for what, for whom, for why, जो भी आप WH क्वेश्चंस जो होते हैं ना निकाल लो, दिस इज ऑल विल बी सराउंडिंग दी मैन एज एन आइडेंटिटी। ठीक है, कांट्स कैटेगरिकल इंपरेटिव हमने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था। व्हाट इज कैटेगरिकल इंपरेटिव्स? ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो कांट कहते हैं ना, हमारे माइंड जो है ना, माइंड में 12 कैटेगरीज है ऐसे कहते हो लगभग। हाँ, 12 कैटेगरीज है। ये 12 कैटेगरीज जो है ना, कोई भी जब डेटा आता है तो पहले स्पेस एंड टाइम से जाता है। ठीक है, जनरली विदाउट स्पेस एंड टाइम से कोई भी डेटा आता नहीं, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली कोई डेटा आता है तो वो पहले स्पेस एंड टाइम से जाता है, फिर वो माइंड के 12 कैटेगरीज से जाता है, और फिर आपको अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश होती है। तो अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी? तो ये कांट का है कैटेगरिकल इंपरेटिव, ब्रीफली बताया मैंने। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव टू बी ऑलवेज ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्फ एंड नेवर एज मींस टू एनी एंड। आज हम कहते हैं ना, इंसानों को यूज किया जाता है। नौकरियों में लोग आपके गोल को मार देते हैं, आप अपने गोल को जी लीजिए। ये जो भी हम देखते हैं, दिस इज समथिंग इन रिलेशन विद ह्यूमन वैल्यूज ओनली। बिकॉज if you are not doing what you are actually enjoying, or you know you can enjoy that thing, तो definitely हम कह सकते हैं यार कि कहीं ना कहीं पे you are under pressure। ऐसा नहीं कि हर कोई इसको कर ही सकता है, but human should not be considered as a means, they should be considered as an end। कि हम किसके लिए ये कर रहे हैं, किसको इसका फायदा हो सकता है, किसका इसमें नुकसान होगा, इन सब का सोच समझ के हमने काम करना चाहिए, ऐसा कांट का मानना है। Renaissance scholars in Europe celebrated human life, human joys and human dignity। ये जो लिखते हैं ना शब्द human life, human joy, human dignity, ये फिलोसॉफी के टिपिकल, जैसे हम चारवाक कहते हैं ना, जो हेडोनिस्ट का सॉर्ट ऑफ जो लोग होते हैं, है ना, फिलोसोफर्स या थिंकर होते हैं। हेडोनिज्म इज व्हाट? प्लेजर इज ऑल। हाँ, व्हाट इज ऑल इन लाइफ? इट इज अ प्लेजर। सो जितना प्लेजर मिल सकता है उतना आप कोशिश करिए, बाकी सब झूठ है। बट इज इट सो? Is it that if the life is full of pleasure, we won't get a दुख? हमने बुद्धिज्म पढ़ा हुआ है दोस्तों, नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी वीडियो जाके देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धिज्म में जो 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने बताया है ना, उसमें से पहला नोबल ट्रूथ यही है कि भैया दुख ही सत्य है इस जीवन का। अगर दुख सत्य है, then how hedonist people can present that life is full of a pleasure only? तो आइदर गौतम बुद्धा सही होंगे, नहीं तो हेडोनिस्ट सही होंगे। आप डिसाइड करिए कौन सही है। इससे बेटर मैं ये कहूंगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द वॉर विद द थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, क्योंकि जिसको जो सही लगा उसने वो लिखा, प्रोपोगेट किया, कुछ लोगों ने उनको और प्रोपोगेट कर रहे, वट एवर इट इज। लेकिन आप एक्सपीरियंस करो ना। आप एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? यू एक्सपीरियंस, यू विल कम टू नो वेदर प्लेजर इज इंपॉर्टेंट, और जो बुद्धा ने कहा ना, दुख इज ऑल एंड इट कैन बी सीज्ड बिकॉज इट हैज अ कॉज। इसीलिए फॉलो द अष्टांग जो पाथ है, सॉरी 8 फोल्ड पाथ जो है उनका। सो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि आप एक्सपीरियंस से डिसाइड करिए व्हाट इज रियलिटी। आई बात ध्यान में। मार्शल अर्बन वीबर लिस्ट ह्यूमन वैल्यूज रिलेवेंट टू द एस्पेक्ट ऑफ a human life as bodily values, economic values, values of a recreation, values of a association, character values, aesthetic values, intellectual values, religious values। आजकल इंटेलेक्चुअल वैल्यूज का कुछ बड़ा ही माहौल सा बना हुआ रहता है देश में, है ना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअली सही लगे वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। एज वी नो, गांधी जी फिर से यहाँ पे एंटर कर जाएंगे क्योंकि हमने नीड एंड ग्रीड की बात की। आप कुछ भी सोच सकते हो यार, बिकॉज इंटेलेक्चुअलिटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी पॉइंट, एंड हु आर वी टू स्टॉप एनीबडी एल्स? बट उसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना, कोई तो थ्रेशोल्ड होना चाहिए।
नहीं तो हम इतना डीपर 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 चले जाते हैं, वी फॉरगॉट आवर ओन आइडेंटिटी, हु वी आर, and that is causing the biggest chaos in the today's society. That's why people are going to meditation, that's why people are struggling with their own minds. अपने ही माइंड को दुश्मन मान के चलते हैं, सोचिए क्या हालत होंगी उनकी. दैट्स वाई इंटेलेक्चुअल वैल्यूज भी पता होने चाहिए. चलो कैरेक्टर, बॉडीली, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एस्थेटिक आप सब जानते हो. दैट्स वाई स्पेसिफिकली फोकस ऑन दिस. The aesthetic, intellectual and religious values are spiritual in nature as they are hyper-organic and contain ideal nature like truth, God, goodness, beauty. अब ना ही हम में से किसी को ब्यूटी क्या है पता है. हम ब्यूटी किसमें है ये बता सकते हैं. That flower is beautiful. That XYZ object is beautiful. ये कह सकते हैं हम लोग. लेकिन what is beauty? Can you show me? No. What is truth? What is good? What is bad? Can you show us? No. The actions can be proved to be good or bad. The statement can be proved to be a truth and false. But what is truth in itself? What is good in itself? What is beauty in itself? Is nothing. That's why it is called as hyper-organic. It is a spiritual entity. और यहाँ पे हमारे देश में भाई साहब स्पिरिचुअल को कंप्लीटली हटा ही दिया. इसको सुपरस्टिशन कहते हैं लोग. क्या कहे अभी. बस एक बार आपने इसको काफी स्मार्ट वे में अगर मैं कहूँ ना, जो मेटाफिजिकल भाषा जो होती है, मेटाफिजिकल को कंप्लीटली रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है हम लोगों ने. वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी एज एन भारत, बिकॉज भारत एक स्पिरिचुअल देश है नेसेसरीली, उसके बेस्ड उसके वैल्यूज है. अगर उसको वापस हमने स्टैब्लिश नहीं किया तो भारत वोंट बी एनी मोर अ भारत. इट विल बी अ मॉडर्न कंट्री लाइक एनी अदर. अब मॉडर्निटी का मतलब क्या है? विदाउट अ स्पिरिचुअलिटी, विदाउट एनी मेटाफिजिकल रियलिटी एक्सेप्टिंग इट. अगर वही नहीं है तो हाउ द एस्थेटिक्स विल कम, हाउ द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ दैट सॉर्ट विल कम, हाउ द रिलीजियस वैल्यूज विल बी एस्टैब्लिश्ड. दैट्स द मेजर इश्यूज इन टुडेज वर्ल्ड. द इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ऑफ अ नॉलेज आर हाईली प्राइज्ड as it helps in imbibing cultural, aesthetic and social values. Human beings have an urge to realize their innate potential as a part of a self-realization. पता नहीं, innate है ये. innate का मतलब होता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है. फिलोसॉफी के स्टूडेंट के लिए आसान है, बट जीएस जो जिनका फिलोसॉफी ऑप्शन नहीं है ना, उनके लिए ऐसे शब्द बड़े कठिन जाते हैं. बट आप ऐसे लिख पाओ ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपके आंसर्स इंप्रूव हो जाएंगे अपने आप. कोई उसके लिए आपको चैलेंज नहीं मिलेगा यहाँ पे. आगे सॉरी. Education is needed for this purpose, to understand what is your innate potential. पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का एजुकेशन आज क्या कर, मैं इसलिए आपको पैरेलल बता रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. ठीक है. एजुकेशन का पर्पस क्या हुआ, आज क्या कर रहा है? इट इज अ जॉब क्रिएशन वाला स्लॉट्स, जिसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं. ऐसी फैक्ट्रीज से बच्चे जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, जो सिर्फ जॉब करने लायक बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनने की क्षमता उनमें नहीं होती है. Human values are codes of internal conduct, the principles according to which men lead their lives and make decisions. वही है ना, वैल्यूज के बेस्ड ही हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में. सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई है. वैल्यूज फर्स्ट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, देन एडेड फ्रॉम पीयर्स, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स एंड रिलीजन. इसी को हमारे भाषा में संस्कार कहते हैं. आई बात ध्यान में. संस्कार क्यों जरूरी होते हैं? बिकॉज संस्कार से ही आपके डिसीजंस एंड आपके एक्शंस निकल के आने वाले हैं. ओके. सो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फाउंड इन ऑल कल्चर्स एंड सोसाइटी आर ट्रूथ, राइट कंडक्ट, पीस, लव वगैरह वगैरह, नॉन वायलेंस. मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन वैल्यूज. इसीलिए हमारे संविधान का प्रियम्बल अद्भुत है, अद्भुत. इट इज फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओनली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्योर, सैक्रेड, जिसको मान सकते हैं, ऐसा है वो. ह्यूमनिज्म इज ऑफन सीन इन अपोजिशन टू रिलीजन बिकॉज डिविनिटी वर्सेस ह्यूमन ऑटोनॉमी. कैसा है ना ह्यूमनिज्म, जब हम कहते हैं, सो वी जस्ट फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, we just focus on the man as an individual, as or a human as a part of a necessarily a part of a society. But human के अंदर जाके उसका spiritual identity as it is not visible, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था. That's why humanism goes in against of the identity of a Bharat. Again, I am coming to that point, क्योंकि spiritual identity जो होती है ना, वो सिर्फ हमारे देश में ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, rather
वैसे ही गुरु लोग हुए हैं, वहां से ही इतने सारे अलग अलग पंथ निकले हैं, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म की हम बात करते हैं। सो इट वॉज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ भारत ना, इट वॉज नॉट कि सेग्रीगेटेड था। लोगों में पहले भेदभाव थे, बट वो भेदभाव सिर्फ विचारों तक सीमित थे, वो जीवन में कभी नहीं आए। ये बहुत जरूरी है। हम किसी के विचारों को ना मानना ये सही था, लेकिन उस विचार के वजह से पूरे उस पर्सनालिटी को रिजेक्ट कर देना, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज वैल्यूज। ये जब तक आप समझोगे नहीं ना, हमें तब तक उसका एक्चुअल इसेंस नहीं समझ में आएगा, व्हाट इज मीन बाय भारत एंड व्हाट इज मीन बाय बीइंग अ स्पिरिचुअल कंट्री। आई बात ध्यान में, आजकल हम देखते हैं ना, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो उसी लेवल पे उस समाज को वैसे होराइजन से या उस होरोस्कोप से आप देख पाओगे। अदरवाइज विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू आर मेयरली अ पर्सन हु इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेस, बस उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेस। ये समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी ज्यादा मायने रखता है, विच इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ ह्यूमैनिज्म। बेनिफिट्स ऑफ अ लिविंग बाय ह्यूमन वैल्यूज, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, पर्सनल हैप्पीनेस, पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या हो सकता है ह्यूमन वैल्यूज के बेनिफिट्स वैसे जीने से? तो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं बिकॉज वी फोस्टर ट्रस्ट बिटवीन द रिलेटिव्स और द पीपल whom we work. Personal happiness, aligning our actions with our values, bring a sense of a purpose, fulfillment, and overall well-being. And positive impact, definitely, it will help us to create a more positive impact on the society as we are getting a response from that values. चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग, डेफिनेटली ये कोई आसान सी बात नहीं है ह्यूमन वैल्यूज को अपहोल्ड करना, तो चैलेंज तो बनते ही है। कौन थे? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, प्रेशर, सोसाइटल नॉर्म्स, टेम्पटेशंस कैन समटाइम्स चैलेंज अवर कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग ह्यूमन वैल्यूज। इसीलिए शायद मैंने किसी वीडियो में आपके साथ बात की थी, धर्म को समझना ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज अपहोल्ड करने के चक्कर में, और अगर धर्म ना समझे आप, तो आप पूरा का पूरा गड़बड़ कर दोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ महाभारत का, बड़ा इंप्रेसिव है। महाभारत में एक बार क्या होता है, जो आपको अर्जुन पता होंगे, अर्जुन ने उनको जब एक गांडीव धनुष मिला था, उनके धनुष्य का नाम था गांडीव। ये जब धनुष्य इंद्रदेव से मिला था एज एन गिफ्ट, उन्होंने ये गांडीव को वचन दिया था अर्जुन ने कि अगर आपका कोई अपमान करे तो मैं उसी समय उसका प्राण ले लूंगा। यानी क्या? anyone who insult my that Gandiv Dhanush, I will be taking a revenge of that immediately. अब देखिए, दिस इज हाउ द लाइफ टेक्स दी परीक्षा, जो बोलते हैं ना, हमारे टेस्ट लेता है जीवन। तो अर्जुन के युद्ध भूमि पे एक ऐसा प्रसंग आया, युद्ध चलते समय कर्ण वर्सेस युधिष्ठिर, जो अर्जुन के बड़े भाई है, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अब वो ऐसे रूल था, आपने शायद महाभारत देखा होगा तो जानती होंगे, कर्ण थे धनुर्धारी, अर्जुन थे धनुर्धारी, तो ऐसे इक्वल में ही युद्ध हो सकता है। अब युधिष्ठिर थे गदाधारी, तो युधिष्ठिर और कर्ण में युद्ध होना संभव नहीं था। इसलिए जब कर्ण के सामने युधिष्ठिर आए थे, तो कर्ण ने युधिष्ठिर को हरा के वापस भेज दिया। ये कहा, मैं सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा, मेरा युद्ध आपसे नहीं है, क्योंकि आप धनुर्धारी नहीं हो, आप वापस जाइए। युधिष्ठिर बड़े गुस्से में है, वो आए अर्जुन के पास, उन्होंने कहा अर्जुन को, बेटा अर्जुन, तुम्हारा गांडीव ना उठा के फेंक दो, ठीक है? इससे अच्छा तो ये है कि मैं कर्ण के हाथ से मर गया रहता। अर्जुन को अपना वचन याद आया जो उसने गांडीव को दिया था जब इंद्र ने उनको गिफ्ट किया था। अर्जुन भड़क गए। अर्जुन ने कहा, अरे ये इसने तो मेरे गांडीव का अपमान किया है ना। आई रिमेम्बर्ड कि जो भी वो व्यक्ति है मेरे गांडीव का अपमान करेगा, मैं वो उसे वहीं पे उसका सर्वनाश कर दूंगा, वगैरह वगैरह। और अर्जुन ने तीर उठाया अपने भाई पे। देखिए आयरनी, इफ यू जस्ट नो द वैल्यूज थ्योरेटिकली क्या होता है। अर्जुन को लगा मैंने जो शब्द दिया है ना, ही वॉज ऑफ दैट नेचर कि धर्म का अर्थ वो यही समझता था अर्जुन, कि मैंने जिसको शब्द दिया है, जो वचन दिया है, उसका पालन करना ही धर्म है। और अर्जुन ने ये बेवकूफी करने का प्रयास किया। अर्जुन ने तीर साधा युधिष्ठिर पे, उतने में कृष्ण आए। एज वी ऑल नो, ही वॉज द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन महाभारत। कृष्ण भगवान आए वहां पे, उन्होंने अर्जुन को पहले रोका, उसको कहा कि गांडीव नीचे रखो, मुझे आपसे पहले बात करनी है। अर्जुन ने कहा, माधव क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, बेटा अभी तक तो तुम धर्म को समझ ही नहीं पाए कि धर्म क्या है।
तुम तो स्वार्थ से ही अभी भी जुड़े हो कि तुम्हारा अपना धर्म एक अलग है और तुम उसी को पकड़ के बैठे हो। तुमको सार्वजनिक धर्म क्या है अभी तक पता ही नहीं चला। तब जो सिखाया कृष्ण भगवान ने वहां पे अर्जुन को, वो होता है धर्म। इट्स नॉट अबाउट आवर ओन कमिटमेंट्स, इट्स अबाउट द गुड फॉर ऑल। ये हम सब किस लिए कर रहे हैं, ये युद्ध किस लिए हो रहा है? समाज में ऐसी राज्य सत्ता स्थापन हो जिसके आधार से समाज के हर व्यक्ति को सुख मिले। दैट्स मीन्स धर्म। सबका फायदा जिसमें है वो है धर्म। तब जाके अर्जुन को अक्ल आई और उन्होंने कहा, अरे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको पढ़ना चाहिए, इसको कभी कभी समझ के इंटीग्रेट करना चाहिए। आंसर राइटिंग में ऐसा लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपके। कोई कहेगा कि सर इसको थोड़ी ना माइथोलॉजिकल बुक्स का है, इसको थोड़ी ऑथेंटिसिटी है। भैया छोड़ दो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवत गीता को द बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक इन द वर्ल्ड करके उसको नवाजा है। अब इससे आगे आपको क्या तो प्रूफ चाहिए, और कौन मांगने वाला है आपको? बट आपके लिखने की शैली पे डिपेंड करेगा, हाउ ब्यूटीफुली यू राइट, हाउ ब्यूटीफुली यू कोट एंड एक्सप्लेन द थिंग्स इन द आंसर्स। दैट्स हाउ यू विल बी डिफाइंड, है ना? तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आगे चलते हैं कि क्या चैलेंज है ह्यूमन वैल्यूज को। Internal conflict like struggle, conflicting beliefs, self-doubt can create obstacle in living the human or the chosen values. Changing circumstances every time something new comes, है ना? आज AI आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, फिर से कुछ तो नया आ रहा है, लोग सोच रहे हैं हमारे जॉब जाएंगे क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। Anyway, this is how it's keep on challenging the human values to uphold in life. एक बात ध्यान में। Now ways to promote and cultivate the human values. पहला वे है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, एज वी ऑल नो। स्कूल करिकुलम से अवेयरनेस बढ़ाने से और रैदर फॉलो करने से। जब तक आप अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं औरों को कैसे सिखाऊं, है ना? सो फर्स्ट यू फॉलो, देन एवरीबडी विल कम टू नो कि हाउ इट शुड बी फॉलोड। रोल मॉडल्स एंड मेंटरशिप, डेफिनेटली गुरु की आवश्यकता होती है इन सबको सीखने के लिए, तभी आप उसका महत्व समझते हैं। मेंटर्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू आपको, इसीलिए ना हमारे देश में जो ये जो भारत रत्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ना कि हम तो ये टाइटल देते नहीं भैया, बट लेकिन भारत रत्न है। उसके बाद अलग अलग जो हम जैसे डॉक्टर की डिग्री देते हैं तो डीआर लगा सकते हो। ये क्यों है? ये सब इसीलिए है ताकि वो मॉडल्स हैं जिससे आप सीखो, जिससे इंस्पायर हो और वो फॉलो करो। Community engagement. Engage in the community service activities, collective efforts, and intellectual dialogue that foster understanding and the cooperation. कम्युनिटी एंगेजमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिटी से एंगेज नहीं होंगे, कम्युनिटी के इश्यूज नहीं समझेंगे आपको। आई बात ध्यान में? सो यू शुड बी कलेक्टिवली टेकिंग एफर्ट्स विद द कम्युनिटी एंड हैव अ इंटरकल्चरल डायलॉग दैट फोस्टर द अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। सो ये था गाइस ह्यूमन वैल्यूज के बेस पे एक छोटा सा वीडियो। आगे हम रिस्पेक्टिव जो फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने ऐसी जीवन को जिया है, जो वैल्यूज की हमने यहाँ पे बात की है, लाइक स्वामी विवेकानंदा, आगे आने वाले कई सारे फिलोसोफर्स को हम देखेंगे। वन बाय वन वी विल स्टार्ट डूइंग दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, एंड कोई इश्यूज हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल बी हैप्पीली हेल्पिंग यू ऑल गाइस। एंड जीएस पेपर 4 के जो एनालिसिस है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एक टॉपिक अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है गांधी जी का, और उससे अर्लियर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म का, उससे जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आए हैं, हम उसको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन एनालिसिस। ठीक है? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।